बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से जितनी ख़बरें हैं पीटीआई के हलकों से आ रही हैं, उतनी ख़बरें दूसरे ज़राए से नहीं आ रही। दूसरे ज़राए तो ज़ाहिर तस्दीक कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ ने आने का कतई फ़ैसला कर लिया है और ज़्यादातर की राय ये है कि वो जनवरी में आ जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कोई डेफिनेट डेट नहीं है, हो सकता है वो जनवरी के बाद आए, लेकिन ये तय है कि वो आ रहे हैं। और ये जो पीटीआई की तरफ से, इनके तर्जमानों की तरफ से ये जो कहा जा रहा है कि दरअसल उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान आने का पेशगी ऐलान कर रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर है बहुत गुमराहकुन मुगालता है। अभी तक डिपोर्ट करने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ, उनकी अपील की समाअत हो रही है और अगर अपील रिजेक्ट हो जाती है तब भी वो अपनी मर्ज़ी से बरतानिया में या यूरोप के किसी और मुल्क में रह सकते हैं किसी दूसरी बुनियाद पर। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ख्याल करना कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, ये एक झूठ है जो जानबूझकर पीटीआई के हलकों की तरफ से फैलाया जा रहा है। पीटीआई के जिस भी एमएनए या एमपी से मिले तो वो नवाज शरीफ की डेट दे रहा होता है और ये बड़े यकीन के साथ ये दावा करता है कि डील हो चुकी है। हालांकि जैसे मैंने अर्ज किया कि डील नहीं हुई। डील किसी सतह पर किसी भी शक्ल में किसी भी किस्म की कोई डील नहीं हुई है। असल में जो हुआ है वो सिर्फ इतना है कि जिन्होंने रास्ता रोका हुआ था वो पीछे हट गए हैं, यानी कि आइन और कानून के मुताबिक मामलात को आगे चलने का एक रास्ता दे दिया गया है। इसको आप डील नहीं कह सकते। यानी डील तो ये है कि कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर। नवाज शरीफ की तरफ से भी अगर लचक का मुजाहरा हुआ है तो वो कोई इस किस्म की लचक नहीं है कि ठीक है हम आपको इसकी एक्सटेंशन दे देंगे, इसके एवज आपको ये कर देंगे। सिर्फ ये है कि उनका लहजा नरम हो गया है। देखिए, अगर गली में एक आदमी आपके दरवाजे के बाहर कार पार्क कर देता है, ज़ाहिर है उसकी ये ज़्यादती है। तो अगर वो किसी के समझाने बुझाने पर या खुद ही उसके दिल में ख्याल आ जाए कि वो अपनी गाड़ी आपके दरवाजे से पीछे हटा ले, तो क्या इसको आप डील का नाम देंगे? तो ये तो डील वाली भी बात गलत है और ये जो डिपोर्ट करने वाली बात है वो भी गलत है। पीटीआई के हलकों में एक किस्म की भगदड़ की फ़ज़ा है और खामोशी की फ़ज़ा है। खामोशी का सबूत ये है कि परसों जो तर्जमानों का इजलास हुआ जिसमें इमरान खान ने फरियाद की कि नवाज शरीफ की सज़ाओं के ख़ात्मे या उनकी नाअहली के ख़ात्मे का रास्ता हमवार किया जा रहा है, तो इस मौके पर उन्होंने और भी कुछ बातें की जो बाहर आकर तर्जमानों ने नहीं बताई इस तरह प्रेस को, कि क्योंकि वो छपने वाले नहीं थे। लेकिन ज़ाहिर है उनका रुए सुखन किसी और की तरफ था और वो शिकवे भी कर रहे थे, कुछ अंदाजे से धमका भी रहे थे। लेकिन उसमें ख़ास बात यह है कि जब इमरान खान बार बार ये कह रहा था कि ये ज़्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है और ये फिर जेलों को बंद कर खोल देना चाहिए, तो तर्जमानों की तरफ से या जो दूसरे लोग बैठे हुए थे पीटीआई के दूसरे जिम्मेदार, उनकी तरफ से एक खामोशी थी। किसी ने जवाब में कोई लुकमा नहीं दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि आप घबराएं मत, हम आपका साथ देंगे और डट जाएं। किसी ने किसी किस्म की बात ही नहीं की। यानी एक तो ये होता है ना कि हौसला दिलवाने वाली बात, और एक ये होता है कि परेशानी को या गम को शेयर करने वाली बात। किसी तरह की कोई बात किसी तर्जमान ने नहीं की। एक मुकम्मल खामोशी थी और ये खामोशी जो थी इसको आप सोग का नाम दे लें, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो तर्जमान अगली नौकरी के लिए फ़िक्रमंद हो रहे हों। ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। सोग की फ़ज़ा तो है और इस सोग में तस्दीक भी है। मैं कुछ लोगों के प्रोग्राम बिल्कुल नहीं देखता क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने अलफ से लेकर ये तक गलत बयानी और गुमराह करने का फरीज़ा अपने ज़िम्मे लिया होता है। लेकिन कल मुझे मेरे एक मोहतरम दोस्त ने बताया शाम को कि कप्तान के ज़ाती कालम नगार ने जो नया प्रोग्राम किया है वो उसको सुनो। मैंने कहा उसमें क्या कहा है? उसने मुझे बताया कि ये बातें की हैं। फिर भी मैंने वो प्रोग्राम खुद सुना। तो कप्तान का ज़ाती कालम नगार जो जिसके चेहरे पर अफसुर्दगी थी और एक मुरझाहट थी और लहजा भी बुझा हुआ था, तो उसका फ़िक्रा कुछ यूँ था, कोट अनकोट से समझ लीजिए एक आध लफ्ज़ आगे पीछे हो सकता है, कि अगर इन लोगों ने, फिर वजाहत करते हुए कहा कि अगर इन ताकतवर लोगों ने फैसला कर ही लिया है कि इसको हटाकर नए इलेक्शन कराने हैं तो करा दे भाई, फिर इसकी कीमत भी भुगत ले, कीमत भी, नतीजा भी भुगत ले। ये उसके अल्फाज थे। अल्फाज की हद तक कोट अन कोट, लेकर एक आध लफ्ज़ कोई आगे पीछे हो गया तो वो कोट अन कोट में ज़ाहिर शामिल नहीं है। लेकिन 100% मफहूम यही था। अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं, उसमें यही फिक्रा है कि अगर ताकतवर लोगों ने इसको हटाने और नए इलेक्शन कराने का फैसला कर ही लिया है तो करा लें और फिर इसका नतीजा भी भुगत लें। तो ये इसमें सोग भी था और इसमें एक अजीबो गरीब मज़ाक़ खेज़ किस्म की धमकी भी थी
नतीजा क्या भुगत लेंगे? क्या इमरान खान बम बांध कर फट जाएगा? तो ये जो हजरात पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि इमरान खान एक बड़ी मुसीबत बन जाएगा और अपने वर्करों को निकालेगा, और हुजूर ये करके देख लें जूते पड़ेंगे, और ऐसे जूते पड़ेंगे कि जूता बारी की तारीख में एक नए और गोल्डन बाब का इजाफा हो जाएगा। ये इस काबिल नहीं रहे कि अवाम का सामना कर सके, ना इमरान खान, ना उसके वजीर, ना उसके कारकुन। अवाम का सामना तो ये अब भी नहीं कर सकते, यानी जब हुकूमत में है तब भी नहीं कर सकते। जब अपोजिशन में आएंगे और सड़कों पर निकलने की कोशिश करेंगे तो इनका जो स्वागत होगा वो फिर उसके लिए कुछ नई डिक्शनरी में कुछ नए अल्फाज का इजाफा करना पड़ेगा। तो ये शौक की फ़ज़ा है और उन्हें यकीन हो गया है कि अब कुछ हो रहा है। और जैसा कि अय्याज सादिक ने कहा, मैं उनके अय्याज सादिक के इस फिक्रे की तस्दीक इस हद तक करता हूँ कि कुछ इसी किस्म का मामला होने वाला है, यानी अचानक कोई बड़ा वाक़या होगा। अय्याज सादिक के अल्फाज इस तरह थे कि अचानक एक धमाका होगा और सब कुछ बदल जाएगा। तो धमाके से मुराद ये है कि बहुत ही बड़ा वाक़या एकदम से होगा। हो सकता है एकदम से ना हो, क्योंकि स्टेज पहले बनाया जाता है और वो स्टेज बन गया है, यानी स्टेज मुकम्मल तौर पर तैयार है और जो कुछ होना है वो हो रहा है। तो होगा ये धमाका ही, लेकिन ये धमाका एकदम ब्लास्ट नहीं होगा, बल्कि एक ग्रेजुअली बड़ी तदरीज के साथ, और थोड़ी यानी ये जो चेंज आ रही है इसकी रफ्तार इतनी स्लो है कि इसको हर रोज़ एक पॉइंट ये मैच्योर हो जाती है, अगले दिन एक पॉइंट और मैच्योर हो जाती है, और जिस दिन ये सैचुरेशन पॉइंट जो अब ज़्यादा दूर नज़र नहीं आता, हफ्तों की बात कह लें या जो भी कोई कतई पीरियड मुकर्रर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये है कि अब वो धमाका जो है वो बहुत ही करीब है। और बिल्कुल हो सकता है कि जितना मैक्सिमम टाइम लोग दे रहे हैं उससे पहले हो जाए, और ये जितना मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं उसके अंदर हो जाए, उसके ऐन मुताबिक हो जाए। लेकिन ये अब होने वाला है, क्योंकि अब किसी तरफ से गुंजाइश नहीं रही। जिस तरह बाज़ औक़ात डॉक्टर एक मरीज़ को देखकर बता देते हैं कि इसके अब बचने की उम्मीद नहीं है और ये किसी वक्त भी आपको अलविदा कह जाएगा। तो ये उसी तरह की सूरत हाल है कि अब जितने भी बैरोमीटर होते हैं किसी के रहने के या जाने के, उन सब का जो नतीजा है, उन सब की जो रीडिंग है वो एक ही है, और वो ये है कि ये साहब अब नहीं रह सकते। और इख्तलाफ अब इस बात पर ये कुछ लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इमरान खान हुकूमत से बरतरफी के बाद बदला लेगा, फ़ाइट करेगा। तो हुजूर मेरी बात लिख लीजिए, ये कोई फ़ाइट नहीं कर सकेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ़ाइट करने का इरादा नहीं करेगा, फ़ाइट करने की कोशिश नहीं करेगा। दोनों सूरतें हो सकती हैं कि वो भाग जाए, पसपा हो जाए, या ये कि फ़ाइट करने की कोशिश करे। लेकिन वो फ़ाइट कर नहीं सकेगा अगर कोशिश करेगा तो भी। तो नाज़रीन, ये मामला है इमरान खान की हुकूमत का, और जिस तरह मैंने बताया कि उसके जो तर्जमान हैं खामोश हैं, सोग में हैं, कुछ रास्ते ढूंढ रहे हैं, कुछ परेशान नहीं है। जो लोग परेशान नहीं हैं उनके बारे में आपको पता है कि वो क्यों परेशान नहीं है, इसलिए कि उनकी बात कहीं ना कहीं तय हो गई है। और इसके साथ ही ये जो खबरें हैं कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ क्या होगा, तो बज़ाहिर यही नज़र आता है कि वो पाकिस्तान आएंगे और गिरफ्तारी देंगे, एक बड़े जुलूस के साथ गिरफ्तारी देंगे, और उस गिरफ्तारी के बाद जो मामला तय होने हैं वो तय होंगे। और कल ही एक मोहतरम अखबार नवीस कह रहे थे कि जो कुछ हो रहा है वो स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है, और स्क्रिप्ट में ये बात लिख दी गई है कि मुकदमात ख़त्म होंगे, नाअहली ख़त्म होगी। और ये साहब जो थे ये मुस्लिम लीग नून के हामी नहीं हैं, मुस्लिम लीग नून के सख्त नाक़िद हैं, अगरचे वो PTI की भी इतने ज़्यादा हामी नहीं है। थोड़ा सा नरम गोशा उनका PTI के लिए है, लेकिन वो सख्त गिर किस्म के जो PTI वाले जो झूठ भी बोलते हैं और गाली भी देते हैं उस तरह की नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि ये स्क्रिप्ट में सब चीज़ें लिखी जा चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि स्क्रिप्ट में इस तरह तो नहीं लिखा गया कि एक अदालत को हुक्म दिया जाएगा कि जनाब ये नवाज़ शरीफ की सज़ा ख़त्म कर दो, मरीम की सज़ा ख़त्म कर दो, इनकी नाअहली भी ख़त्म कर दो। इस तरह का स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट वही है जो मैंने शुरू में बताया कि जिसने कार दरवाजे के आगे लगाई थी, पड़ोसी की दीवार के दरवाजे के आगे, उसने अब कार पीछे से हटा ली है। अब जब कार दरवाजे के सामने नहीं रही तो दरवाजे को खुलने में कोई रुकावट भी नहीं रही। मालिक के मकान जो है वो किसी दिक्कत के बगैर अपना दरवाज़ा खोल सकता है, गली में आ सकता है, गली में जा सकता है, नकल हरकत कर सकता है। तो रुकावट हटी है, और जब रुकावट हटी है तो ये फिर बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मुकदमात तो टोटल जाली थे और सज़ा भी जाली थी। मेरिट पर फैसला क्यों नहीं हो रहा था, आपको पता है क्यों नहीं हो रहा था। ऊपर से एक दबाव था, गाड़ी को दरवाजे के सामने लगाया हुआ था, कैसे कोई फैसला सुना सकता था। तो अब जब वो दरवाजे के सामने से गाड़ी हट गई है या हटाई जा रही है, तो फिर कानून और मेरिट के मुताबिक जब फैसले होंगे तो दुनिया में कोई ऐसा
इस मामले से मुतल्लका शख्स ऐसा नहीं है जिसे ये पता ना हो, हत्ता कि इमरान खान को भी और उसके कट्टर हामियों को भी ये पता है कि ये मुकदमात सरतासर झूठ थे, सरतासर जालसाजी थे और डंडे के ज़ोर पर इनकी सज़ाएँ सुनवाई गई थी। एक जज ने तो अपनी वीडियो में, जो अब जिनकी वफ़ात हो चुकी है, उसमें बता दिया था कि मुझसे ये फ़ैसला किस तरह लिया गया, और दूसरी जज से भी इसी तरह फ़ैसला लिया गया। यानी फ़ैसले में, आप उस फ़ैसले को पढ़ लीजिए, नेट पर दस्तयाब है। उस फ़ैसले में जिस केस पे सज़ा सुनाई गई है वो ये है कि चूँकि नवाज शरीफ ये साबित नहीं कर सके कि उनके असासे उनकी आमदनी के मुताबिक है, लिहाजा सज़ा दी जाती है। तो इसमें फ़ैसले में मेरिट और कानून का ये तकाजा है कि जज को बताना पड़ता है कि इसकी आमदनी मुल्ज़िम की इतनी है और असासे इतने हैं जो आमदनी से ज़्यादा है। लेकिन उस फैसले में आप पढ़ जाइए, कहीं भी ना तो आमदनी का जिक्र है कि वो कितनी है और ना ही असासों का जिक्र है कि वो कितने हैं। मतलब ये है कि ये मुकदमा एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपनी बेस इसकी मौजूद ही नहीं है। तो चनाचे गाड़ी जब दरवाजे से हट गई तो अब दरवाज़ा खुद ब खुद खुलेगा। तो इसमें स्क्रिप्ट कहाँ से आ गया? स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ ये है कि तजावज़ात करने वालों ने तजावज़ात अपने उठा लिए हैं, और उसके साथ ही इमरान खान के नीचे से जो सहारा था जिस पर वो टिका हुआ है, वो सहारा भी हट गया। अब ना तो कोई इमरान खान को बचा सकता है और ना ही नवाज शरीफ की नाअहली का खात्मा टाला जा सकता है। तो नाज़रीन, ये है जुमला कहानी, और इसके बाद आप जो मर्जी हाशिया राय कर लें। वो नवाज शरीफ गिरफ्तारी देंगे, मुकदमात की समाअत होगी और नए इलेक्शन होंगे। ये सब चीज़ें अब ऐसी हैं कि जिनको अब टाला नहीं जा सकता। जिस तरह के मौसम बहुत गर्म हो जाए और लू भी न चले, हवा रुक जाए, तो फिर वो बारिश हो जाया करती है, और उस बारिश के हो जाने को आप माहौल में होने वाली तब्दीली का मंतकी तकाजा कहते हैं, किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं। तो नाज़रीन, आज का एक और मौजू कराची की सियासत है। तो कराची में आपने देखा कि आमर लियाकत अली ख़ां जो है वो फिर दोबारा अल्ताफ़ हुसैन के कैंप में चला गया, और उसने पीटीआई को छोड़ने का ऐलान नहीं किया। उसने कौमी असम्बली की रुकनियत से कुछ दिन पहले इस्तीफ़े का ऐलान किया था, और लेकिन जब वो वोटिंग का मसला आया और फ़ोन आए लोगों को जाकर वोट दो, तो ये भी वोट देने पहुंच गया और कहा कि मुझे लाया गया है, बल्कि कईयों को लाया गया है। तो इस तरह की बात थी। तो परसों वो एमक्यूएम के प्लेटफार्म पर पहुंचा हुआ था और अल्ताफ़ हुसैन की हमायत में तकरीर कर रहा था। उसने ये भी मुतालबा किया कि अगर फ़लाँ से तालिबान से, टीटीपी से मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन से मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते। तो ये एक बात, इसमें एक अहमियत वाली बात है कि वो एक दिन पहले ही किसी बहुत बड़ी शख्सियत से, बहुत बड़े ओहदेदार से मुलाकात करके आया था। तो उससे नतीजा ये निकाला जा सकता है कि शायद कराची में एमक्यूएम को वापस लाने की कोई तैयारी है, कोई इस सिलसिले में भी कोई स्क्रिप्ट लिख लिया गया है, ये उनका ख्याल है। मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, जो महसूस हो रहा है, यानी माहौल की बुनियाद पर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, वो ये है कि चूँकि अब जमहूरियत की बहाली का मरहला करीब आ गया है, लेकिन जो हमारे माहौलियात साज हैं, उनका एक पुराना डॉक्ट्राइन है कि कराची में किसी कौमी सियासी जमात को काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पता नहीं इसमें कुछ लचक पैदा हुई है या नहीं। तो बहरहाल उसी फार्मूले को फिर से नाफज करने के लिए एमक्यूएम को लाया जा रहा है, क्योंकि कराची में ये एक तसव्वुर आम है वहाँ के सहाफ़ती हलकों में कि अगर कराची में भी जमहूरियत बहाल कर दी गई, जो कि पिछले 25 साल से वहाँ जमहूरियत नहीं है, बल्कि सिलेक्टेड किस्म के लोग ऊपर लाए जाते हैं एक ख़ास तरीके से। उनको हर सूरत में, आपको याद होगा कि हर इलेक्शन में एमक्यूएम का हर उम्मीदवार 1.5 लाख वोट की लीड से जीतता है, जो कि करीन क़यास नहीं है, करीन अक़ल नहीं है। तो इन सहाफ़ियों का कहना है कि अगर कराची में भी जमहूरियत का धारा वापस आता है, तो पीपल्स पार्टी का एक हल्का मखसूस है, लियारी और मुल्का इलाकों में उसकी 2 सीटें बन जाती हैं हर मरतबा, या 3 भी बन सकती हैं। लेकिन बाकी कराची में जो सारा झाड़ू फेर देती है एमक्यूएम, वो इस मरतबा बढ़ जाएगा, और सरे फहरिस्त इसमें होगी जमात इस्लामी, अगर वो मेहनत करे, और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून होगी, और उसके बाद जेयूआई होगी। जेयूआई कराची के मेन स्ट्रीम में भी वोट बैंक रखती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन उसका जो ज़्यादातर वोट है, जहाँ से वो कामयाबी हासिल कर सकती है किसी न किसी हद तक, वो है पश्तून इलाका। वहाँ पश्तून इलाके में एएनपी के भी बहुत वोटर हैं और जेयूआई के भी बहुत वोटर हैं। जेयूआई का जो एज है वो ये है कि इसके वोट बैंक में कराची के महाजर इलाकों का भी एक वोट शामिल है, जो मसलक या
ان کی مدارس یا ان کی شخصیات کے جو معتقد حضرات ہیں ان پر مشتمل ہے، تو یہ ان کو اے این پی پر ایک ایج حاصل ہے۔ سب سے سر فہرست جماعت اسلامی ہے، اور دوسرے نمبر پر مسلم لیگ، تیسرے نمبر پر جے یو آئی، اور چوتھے نمبر پر لبیک، یا پھر لبیک کا متبادل کوئی اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کے لوگوں کی پارٹی اگر بنتی ہے الیکشن کے زمانے میں، یا پھر لبیک ہی صحیح۔ تو یہ 4-5 جماعتیں جن کا نظریاتی حوالے سے آپ کسی بھی طریقے سے محاکمہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ان میں سے کسی کی بنیاد نسلی نہیں ہے، بلکہ یہ قومی جماعتیں، یعنی اگر لبیک کراچی میں ہے تو اس سے زیادہ وہ پنجاب میں ہے اور پشتونخوا میں بھی ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی اور مسلم لیگ بھی قومی جماعتیں ہیں۔ تو یہ اس طرح کی تیاری ہو رہی ہے، تو ان کو روکنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کا گڑا مردہ جو خود ہی گاڑا تھا، کسی اور نے نہیں گاڑا تھا، خود ہی گاڑا تھا، پھر سے اس کو اکھاڑ کر سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن وہاں کے کراچی کے واقف حال صحافی بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے لیے جینول طریقے سے واپس آنے کا پہلی جیسی قوت کے ساتھ کم بیک کرنے کا امکان نہیں ہے۔ تو ناظرین، بہرحال یہ کراچی کی صورتحال تھی۔ تو اب اسی پر میں پروگرام ختم کرتا ہوں، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔